हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो हमारा बेस्ड है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री पे। तो अगर आपको पता नहीं है बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर आप आकर के इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा बाइनरी सर्च ट्री पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारा की दिया हुआ है 10 से लेकर के 70 तक। तो बाइनरी सर्च ट्री से बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट बाइनरी ट्री बनेगा वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, 40 को हम लोग एज अ पेरेंट नोड बनाए हैं, 20 उसके लेफ्ट चाइल्ड में, उसके लेफ्ट में 10, और सिमिलरली हम लोगों ने इसको बनाया। तो अगर आपको 50 सर्च करना है ना, तो आप क्या करोगे, सीधे पेरेंट नोड के पास जाओगे, आप देखोगे कि 50 जो है उससे बड़ा है या छोटा है। आपको मिलेगा कि बड़ा है, तो आप सिंपली राइट पे आके सर्च कर सकते हो। और आपको सिमिलरली 60 मिलेगा, फिर देखोगे कि आप 60 जो है वो 50 से बड़ा है, इसलिए आप 60 के लेफ्ट में सर्च करोगे और आपको आपका नोड मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो आपका होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन पे। तो ये होती है बाइनरी सर्च ट्री की खासियत। अब देखिए, अगर आपको कीज सिर्फ 3 लेके चलते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 10, 20 और 30 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कितने सारे बन सकते हैं जो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस होता है। बाइनरी ट्री में क्या होता है कि पेरेंट नोड के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में ना एक कंडीशन आ जाता है कि जो भी पेरेंट नोड रहेंगे उसके लेफ्ट चाइल्ड में उससे कम वाले वैल्यू वाले रहेंगे, और जो राइट चाइल्ड में रहेंगे उससे ज्यादा वाले वैल्यू के रहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 के लेफ्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो 10 से बड़ा हो। सिमिलरली 10 के राइट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो 10 से छोटा हो, आई मीन। सो यहाँ पे 10, 20, 30 इसी वे में बना है। सिमिलरली 10, 30 और 30 से छोटा 20। तो कितने सारे पॉसिबल वेज में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर 3 कीज है तो हम लोग 5 वे में बना सकते हैं, और आपके पास एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एवरेज कंपैरिजन की बात करें कि सर्च कंपैरिजन कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर सबकी फ्रीक्वेंसी 111 दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले वाले की देखेंगे ना, तो पहले लेवल पे क्या है, 1 एलिमेंट है, फर्स्ट लेवल पे फ्रीक्वेंसी भी 1 है, तो 1, सेकंड वाले के लिए 2, थर्ड वाले के लिए 3। सो 1 + 2 + 3 विच इज कमिंग 6। तो इनमें से अगर हम लोग बोलेंगे सबसे कम किस में टाइम कंपैरिजन लगेगा, एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 3 कर दो आप, ठीक है। तो 6/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे जो थर्ड वाला है, जो मिडिल वाला है, इसमें पहले एलिमेंट 1 लेवल के हैं और दो एलिमेंट 2 2 लेवल पे है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 2 विच इज 5, एंड एवरेज निकालेंगे तो 5/3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20, 10 और 3 जो है ये बेस्ट बाइनरी सर्च ट्री रहेगा इन कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ये जो है हाइट बैलेंस्ड भी है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये दोनों जो कंसेप्ट है ये माइंड में रखना है कि हम लोगों को एवरेज कंपैरिजन भी निकालना है, एंड एज वेल एज बीएसटी के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो उसके लॉजिक होते हैं, उसके जो कंसेप्ट है कि लेफ्ट में जो आपका स्मॉल रहेगा, राइट में आपका बड़ा रहेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको ये कीज और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब देखिए, जैसे ही हमारे फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेंगे ना, 111 नहीं रहेंगे, तो अब जो है आपके ये जो मैंने बताया ना पिछले वाले एग्जांपल में कि यहाँ पे 20, 10 और 30 बेस्ट है, ये चेंज हो जाएगा अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी 111 को हटा देते हैं। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का बहुत अलग अलग मेथड्स भी हैं। जो हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक डीपी टेबल ले लेते हैं। डीपी टेबल 2D मैट्रिक्स रहेगा, जहाँ पर हम लोग आई और जे डिफाइन करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपने डायगोनल एलिमेंट्स को। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे j - i पर हम लोग काम करेंगे। j - i बताएगा कि नंबर ऑफ नोड्स कितना आप ले रहे हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ नोड्स 0 ले रहे हैं, तो आप ही बताइए कि कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है उसका, या उसका कितना जो है वेटेज होगा। तो अगर हम लोग नोड ही नहीं लेंगे तो वैल्यू भी कुछ नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, j - i = 1। 1 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कम से कम एक नोड लेंगे। तो हम लोग एक नोड क्या ले सकते हैं, या तो 10 लेंगे, या तो 20 लेंगे, या तो 30 लेंगे, या तो 40 लेंगे। और ये जो 10, 20, 30, 40 है ना, ये इस ऑर्डर में 1 2 3 4 हम लोग ये मान रहे हैं। जीरो नाम का कोई भी नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर 1 नोड लेंगे हम लोग 10 का, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग अपने टेबल को थोड़ा सा इस तरह बना सकते हैं कि अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है तो हम लोगों ने 0 से भर दिया। अगर हम लोग के पास एक एलिमेंट है तो जो भी फ्रीक्वेंसी दिए हैं हम लोग उससे भर देंगे। एक एलिमेंट है तो 4। अगर हम लोग सेकंड वाले लेते हैं, सेकंड वाले में 20 है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2, वो डाल दिए। अगर हम लोग थर्ड वाले एलिमेंट को लेते हैं और एक ही एलिमेंट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि j - i जो है उसका वैल्यू 1 है, 3 - 2, 4 - 3, ठीक है। तो ये सारे में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे वाले जो इंडेक्स है उसमें हम लोग एक नोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने भर दिया 4 2 6 3। अब अगर हम लोग आते हैं थर्ड वाले केस में कि जब हमारा j - i 2 आता है, यानी कि क्या, हम लोग कम से कम दो एलिमेंट लेंगे। तो अगर हम लोग दो एलिमेंट लेंगे तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग 10 20 के साथ ले, 10 30 के साथ ले, 10 40 के साथ ले, ठीक है।
या फिर हम लोग 30-20 में ले सकते हैं, 40-30 में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है ये वाले सारे एलिमेंट को भरेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको लेते हैं कि हम लोग 10 और 20 के लिए, तो 10 और 20 को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो 10 को पेरेंट बना के 20 को राइट चाइल्ड बना दे, या तो 20 को पेरेंट बना के 10 को लेफ्ट चाइल्ड बना दे। अब देखिए हम लोग वैल्यू कैसे डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी। 10 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और 20 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस लेवल पे कैलकुलेट करें तो पहला लेवल पे 10 है तो आंसर हो जाएगा 4, प्लस 20 जो है सेकंड लेवल पे है तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, सो 4 प्लस 4 इज 8। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 8, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे में हम लोग कंपैरिजन निकाले तो 20 जो है वो फर्स्ट लेवल पे है तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 2, प्लस जो 10 है वो दूसरे लेवल पे है तो 4 प्लस 4 इंटू 2 विच इज 8, एंड 8 प्लस 2 इज 10। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि 8 मिनिमम है या 10। तो हम लोग देखेंगे 8 मिनिमम है, इसका मतलब कि हम लोग जब भी 10 और 20 के साथ ट्री बनाए तो हम लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, ना कि ये, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं हमारा जो एवरेज कंपैरिजन आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, इसलिए हम लोग ने इस प्लेस पे 0,2 पे हम लोगों ने रखा 8, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑप्टिमाइज करके एक फॉर्मूला में आए हैं। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है अगर आपको ये जानना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देता हूँ। वहाँ पे अब्दुल सर ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है पूरे थ्योरी को कि हम लोग फाइनली इस फॉर्मूला पर कैसे आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के वो वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे कंप्लीट करें ना तो हम लोगों को ये फाइनली टेबल मिलेगा, और इस टेबल के साथ हम लोग अपने रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल ऑप्टिमाइज टाइम लगा वो कितना मिला। तो चलिए हम लोग अब कोड पे आते हैं, हम लोग कोड करके देखते हैं और आपको और एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कोडिंग। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हम लोगों को एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, करेक्ट, और हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। और अब हम लोगों को रिटर्न करना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा उस बाइनरी सर्च ट्री को बनाने में। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे उसके फ्रीक्वेंसी को उसके नोड से, उसके लेवल से। जैसे कि पहला लेवल क्या है 34 है, दूसरा लेवल क्या है 50 है, तो 50 इंटू 2 प्लस 34 विच इज 134। बट जो हम लोग दूसरा वाला नोड बनाएंगे ना जिसमें 12 हमारा पेरेंट रहेगा, 10 हमारा चाइल्ड रहेगा, तो उस केस में हमारा 118, तो हम लोग रिटर्न करेंगे 118। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना डीपी टेबल। तो हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कांस्टेंट में कि हमारा जो साइज है वो मैक्सिमम 100 तक हो सकता है। तो हम लोग इसी को यूज करते हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे कि हम लोग शुरू में ही बना लेते हैं अपने 2D एरे को कि हमारा जो साइज रहेगा ना वो 101 हो जाएगा, ठीक है। ये साइज हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें पता है कि वहां जो है वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, सारे वैल्यूज को -1 से डिफाइन कर लेते हैं। और अगर आपको 2D एरे में सारे वैल्यू को -1 से डिफाइन करना है तो आप सबसे अच्छा एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो है मेमसेट। मेमसेट में हम लोग अपने डीपी को भेजेंगे और जो बोलेंगे कि सबको जो है -1 तक कर दो। कहाँ तक करना है, साइज ऑफ डीपी तक करना है। तो सारे एलिमेंट को हम लोगों ने -1 से कर दिया। अब हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, कॉस्ट रिटर्न करेंगे। तो ये कॉस्ट कैसे होगा, ये हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे जिस फंक्शन में हम लोग क्या क्या भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे 0 से लेकर के जो भी हमारे साइज दिया हुआ है n-1 वहां तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना उसको भी भेज देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोगों को जरूरत है ना कि कीज। कीज की तो कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को यहाँ पर, करेक्ट। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जरूरत थी, हम लोगों ने उसको भेज दिया। अब हम लोगों को कॉस्ट फंक्शन लिखना है। कॉस्ट फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस्ट फंक्शन हम लोग निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, पहले तो पैरामीटर देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है क्या आई, दूसरा पैरामीटर क्या है जे, करेक्ट। और जो तीसरा पैरामीटर है वो है नथिंग बट आवर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो टेबल देखा था जहां पर हम लोग डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट में, मतलब जितने जहां पे भी हमारा जो आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, हम लोग वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम लोग करेंगे रिटर्न 0, क्योंकि हमारा आई जो है वो जैसे ग्रेटर है वहां पे हम लोगों को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं कि उस केस में क्या करेंगे जहां पर हमारा आई जो है वो इक्वल टू जे था। जब भी हमारा इस केस में आता है कि जहां पर आई जो है वो जे के बराबर है, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी को, कि जो भी उसका फ्रीक्वेंसी वही दे देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि डीपी ऑफ आई कॉमा जे में हम लोगों को डाल देना है क्या, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। यही तो आ जाएगा ना इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर किसी केस में हमारा आई और जे जो है वो -1 नहीं है, मतलब हम लोगों ने उस पर पहले भी काम किया हुआ है, उस पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर हम लोगों को किसी केस में -1 निकलता है उस केस में हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे कि जो भी हमारा वैल्यू है आई जे वही हमारा आंसर हो गया, वही हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अगर हमें n2 दिया हुआ है और कीज भी है 10 12, हम लोग
10 12 पर निकाल करके अगर देखेंगे कि वहाँ पे -1 नहीं है, जो भी कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। अब अगर हमारा ये तीनों बेस केस हो गया कॉस्ट फंक्शन का, अब अगर ये बेस केस पे नहीं आता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सबसे पहले जो है अपना वेट निकाल लेते हैं। याद है हम लोगों ने सबसे पहले एक वेट निकाला था। वेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक दूसरा निकाल लेंगे जहां पर हम लोग करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और हम लोग कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी करेंगे सम, आई से लेकर के जे तक, और हम लोग अपने फ्रीक्वेंसी एरे को भी भेज देंगे। तो हम लोग सम फ्रीक्वेंसी नाम करके भी एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि सिंपली कुछ नहीं करेगा, समेशन करेगा आई से लेकर के जे तक। तो हम लोग एक इंट फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट सम फ्रीक्वेंसी, और ये क्या करेगा, आई लेगा, ये हमारा जे लेगा, और जो तीसरा पैरामीटर होगा वो क्या लेगा, फ्रीक्वेंसी लेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे सारे को। तो हमारा एक फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, इंट k इज इक्वल टू आई से k इज लेस देन आवर j एंड k प्लस प्लस करते हैं हम लोग, और हम लोग इसको चलाते हैं सम विल बी व्हाट प्लस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ k। बहुत ही सिंपल है, और हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने सम को। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया फ्रीक्वेंसी ऑफ समेशन, दैट मीन्स समेशन ऑफ आवर फ्रीक्वेंसी दैट इज वेट। ठीक है, अब हम लोगों को जब वेट निकल गया तब हम लोगों को क्या करना था, वो मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना था, राइट, कि जो हमारा कॉस्ट होगा वो किस वाले ट्री में सबसे कम होगा। तो किस वाले ट्री में सबसे कम होगा अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग अपने जो आंसर निकालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इंट मैक्स से, क्योंकि हम लोगों को तो मीन वैल्यू चाहिए ना। तो जब भी मीन वैल्यू फाइंड करना रहता है तो हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्स से। ठीक है, अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो हमने देखा था कि के का रेंज जो है वो आई से जे के बीच में रहता है। तो हम लोग लेते हैं के इक्वल टू आई, के इज लेस देन कहाँ तक होना चाहिए, हमारा जे तक होना चाहिए, और के प्लस प्लस, करेक्ट। ये हमारा हो गया के का रेंज। अब इस के के रेंज में हम लोग उस फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था, जो हम लोगों ने डिराइव किया था वहां पर, अगर आपने उनका देखा होगा वीडियो अब्दुल सर का, तो उन्होंने दिखाया कि कितने अच्छे से हम लोगों ने उस फॉर्मूला को डिराइव किया था। तो वो फॉर्मूला को ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला में हम लोग कहाँ से कहाँ तक भेजेंगे, आई से लेकर के k-1 तक पहले भेजेंगे, एंड थर्ड पैरामीटर इज आवर फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी को तो भेजना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब कहाँ से, k+1 से लेकर के j तक में, तो k+1 से लेकर के हम लोग j तक भेजेंगे, और सिमिलरली हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो टेबल बना रहे थे, उसी को हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आंसर क्या करेंगे, आंसर देखेंगे कि कौन सा मिनिमम है, क्या पुराना वाला मिनिमम है, या जो अभी हम लोगों ने टेम्पोररी देखा वो मिनिमम है। और जैसे ही हम लोगों को मिनिमम फाइंड हो गया ना, हम लोग इसी को डीपी में भरेंगे भी और उसी को रिटर्न कर देंगे। तो डीपी का आई और जे में हम लोग इसको भर करके रिटर्न कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्लस वेटेज, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला में देखा था कि उस आंसर में हम लोग वेट को भी ऐड करते हैं। तो हम लोग उसको डीपी में भरे और उसी डीपी आई जे को रिटर्न कर दिए, एंड दिस विल गिव आवर फाइनल आंसर। तो चलिए कंपाइल एंड रन करते हैं, और यहाँ पर हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल, हमें 118 मिल गया। और ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस उस फॉर्मूला को कोड में लिख दिया। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये था आज का क्वेश्चन। ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको इस कोडिंग करने के लिए आपको इसकी थ्योरी जाननी बहुत जरूरी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इस थ्योरी को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस बेसिस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इसी के बेसिस पे आएंगे। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।